आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में यदि पोजीशन देखें तो लेफ्ट साइड में ये इस तरह दो ब्लॉक के रूप में रहते हैं। ये जो दो ब्लॉक हैं जो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में होते हैं, इन ब्लॉक में दो ग्रुप रखे होते हैं। ये जो फर्स्ट ग्रुप है इसे फर्स्ट ए ग्रुप भी कहते हैं या इसे अरेबिक नंबर में 1 नंबर भी दिया जाता है। और यहाँ रखा होता है सेकेंड ए ग्रुप, अरेबिक नंबर्स में इसे 2 नंबर भी दिया जाता है। इसमें 2 ग्रुप क्यों हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी ब्लॉक को इस बेसिस पे नाम दिया जाता है कि उस एलिमेंट के सबशेल्स में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन लास्ट कौन से सबशेल को मिलेंगे। और जब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने की बात आती है जिसमें हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे तो आप पाएंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल को मिलेगा, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी तरह हम जानते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और यदि बीसी बेसिस पर उनकी डेफिनेशन बनाई जाए तो पी ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल को मिलता है, डी ब्लॉक में डी को और एफ ब्लॉक में एफ को लास्ट इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो अगर इसी तरह हम बात करें एस ब्लॉक को एस ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिलिंग के दौरान लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल को मिलेगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो एस सबशेल होती है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने की कैपेसिटी होती है। हम जहाँ सा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भरेंगे तब वो फर्स्ट ए ग्रुप को बिलोंग करेगा और वो सारे एलिमेंट जिनके एस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेकेंड ए ग्रुप को बिलोंग करेगा। और क्योंकि 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एस सबशेल के पास नहीं आ सकते इसलिए एस ब्लॉक एलिमेंट के पास में 2 ग्रुप्स होते हैं। इन ग्रुप्स की बात करें तो इन ग्रुप्स में आते हैं अल्कली मेटल्स, दैट फर्स्ट ए ग्रुप इज कॉल्ड अल्कली मेटल और इसमें शामिल है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। और अगर आपका ये कहना है कि इसका फर्स्ट एलिमेंट तो हाइड्रोजन होता है तो एक्चुअली हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी इसके साथ काफ़ी मैच करती भी और नहीं भी करती हैं। ये हाइड्रोजन चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। ये अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैलोजन फैमिली के साथ शेयर करता है, इसलिए टिपिकली ये अल्कली फैमिली का मेंबर नहीं है। इसलिए आप पीरियोडिक टेबल में अक्सर देखेंगे कि हाइड्रोजन लिखने के बाद एक गैप होता है और उस गैप के बाद में लिथियम को लिखना स्टार्ट करते हैं। और ये गैप दिखा रहा है कि ये जो फैमिली के मेंबर्स हैं लिथियम से लेकर फ्रांशियम तक उनकी प्रॉपर्टी इसके साथ पूरी तरह मैच नहीं करती। एक तो क्लियर कट प्रॉपर्टी हमको दिख रही है कि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है जबकि ये सारे के सारे एलिमेंट्स मेटल हैं। अब इस अल्कली फैमिली के बगल में जो रखा है दैट इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस करते हैं कि ये जो अप टू डाउन है वो ग्रुप कहे जाते हैं, जबकि यदि हम लेफ्ट टू राइट पढ़ें तो क्या लेफ्ट टू राइट बात करें तो एस ब्लॉक रखे हैं, उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स रखे होते हैं, नीचे के नीचे एफ होता है और लास्ट राइट में होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। तो इन्हें पीरियड्स कहा जाता है और इन पीरियड्स के आगे कुछ नंबर लिखे होते हैं, दे आर कॉल्ड पीरियड नंबर्स। लाइक वी कैन से लिथियम के आगे सेकेंड पीरियड लिखा होता है, यहाँ थर्ड, यहाँ फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ और ये सेवन्थ। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 7 से ज़्यादा पीरियड्स नहीं होते। आज हम स्टडी का टॉपिक बनाएंगे इस फर्स्ट ए ग्रुप को या फर्स्ट ग्रुप को जो लिथियम से लेकर फ्रांशियम तक है, उन्हें कहा जाता है अल्कली मेटल्स। तो हम इस फैमिली की आज बात करेंगे जिन्हें क्या कहा जाता है, अल्कली मेटल्स। इन अल्कली मेटल्स के मेंबर्स जो हैं वो हमको याद करने पड़ते हैं ऑर्डर वाइज कि लिथियम के बाद सोडियम आता है, सोडियम के बाद पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। और जैसे हमने कई बार कुछ जिंगल्स का इस्तेमाल किया इनको याद करने के लिए, तो यदि हम इसके लिए भी एक जिंगल का इस्तेमाल करें तो इसके लिए एक जिंगल बन सकता है, ली ना की रब से फरियाद। इस तरह के सेंटेंस कई बार हमको ऑर्डर याद करने में मदद करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम एक यहाँ पर एक जिंगल बना सकते हैं, लीना
ये जो वर्ड है लीना, इसमें ली जो है लिथियम को शो कर रहा है और ना सोडियम की शो कर रहा है। कि यहाँ जो मैंने वर्ड यूज किया रब, उस रब में से हम र को यूज कर रहे हैं। से फरियाद, तो ये जिंगल हमको ये ऑर्डर वाइज याद करने में मदद कर सकता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, दीज वर्ड ली, ना, की, रब, से, फरियाद, तो ये ऑर्डर वाइज हो गए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट होते हैं इनके एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से मतलब है कि किसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, और न्यूट्रल एटम होने के कारण आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो भले ही एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की इन्फॉर्मेशन देता हूँ, अगर क्योंकि आप ये न्यूट्रल एटम रख रहे हैं, इनमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम याद करें इनके एटॉमिक नंबर, तो इनके एटॉमिक नंबर में लिथियम का एटॉमिक नंबर आता है 3। एज ए रूल एटॉमिक नंबर बेस में लिखे जाते हैं, इसलिए हम बेस में लिख रहे हैं। इसका हो गया 11, पोटेशियम 19, रुबीडियम 37, सीजियम 55 और फ्रांशियम 87। फ्रांशियम को लेकर एक और बात हम करेंगे कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। नेचर में कुछ एलिमेंट ऐसे मिलते हैं जो स्टेबल नहीं होते, इसलिए वो रखे रखे टूटते रहते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। तो हम फ्रांशियम की बात करें तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि स्टेबल नहीं होते। नेचर में काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए वो रखे रखे डिकम्पोज होते रहते हैं। और ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए यूज़ किया जाता है एक वर्ड दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। और हाफ लाइफ का मतलब होता है वो टाइम ड्यूरेशन जिसमें ये अपनी गिवन क्वांटिटी का आधा हो जाए। जैसे हमने 1 ग्राम लिया है तो आधा ग्राम होने में कितना टाइम लगाएगा, या 2 ग्राम से 1 ग्राम होने में कितना टाइम लगाएगा। तो अगर मैं इसके सबसे स्टेबल आइसोटोप की बात करूं फ्रांशियम के, जो कि है 223, तो इसकी हाफ लाइफ जो होती है वो होती है 21 मिनट्स। मतलब 21 मिनट में अपनी क्वांटिटी का आधा हो जाएगा। तो अल्कली मेटल्स इनका नाम है, और हम ये वजह पढ़ना चाहेंगे कि वाई दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। अल्कली वर्ड आया है बेस से, तो बेसिकली दे आर बेसिक इन नेचर, और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये बात मैं पूरी फैमिली के लिए बोल रही हूँ, व्हेन दे रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स। और इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं आप बहुत फैमिलियर है इनके साथ। LiOH भले ही कॉमन ना हो, पर NaOH, KOH, RbOH, CHOH रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एक्चुअली कम स्टडी किए जाते हैं, क्योंकि इनमें लगातार काफ़ी हार्मफुल रेडिएशन से एमिट होते रहते हैं। तो ये जो हाइड्रोक्साइड्स हैं ये स्ट्रांगली बेसिक होते हैं। NaOH और KOH जिसे पोटाश कहते हैं या सोडा कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल, इसी तरह इनके अलावा सारे फैमिली मेंबर्स के जो हाइड्रोक्साइड है वो स्ट्रांगली बेसिक होते हैं, और बेसिक चीज़ों को ये अल्कलाइन कहा जाता है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। तो ये जो इस फैमिली के मेंबर्स है लिथियम टू फ्रांशियम, ऐसे फ्रांशियम मैंने कहा ज़्यादा स्टडी नहीं होता, इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं डिस्कस होती। रेडियो एक्टिव है, हार्मफुल रेडिएशन से एमिट होती रहती है, लिमिटेड लाइफ होती है इनकी, इसलिए ज़्यादा इनकी प्रॉपर्टी ज़्यादा डिस्कस नहीं होती। तो हम कहेंगे लिथियम से लेकर सीजियम तक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्टडी को अबंडेंस के साथ में। अबंडेंस या ऑकरेंस बोलें। ऑकरेंस का मतलब ये होता है कि अगर नेचर में इनकी पोजीशन की बात की जाए, ये बात की जाए कैसे मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं, कम मिलते हैं, तो उसे कहा जाता है अबंडेंस। अगर इस पूरी फैमिली को देखें लिथियम से लेकर सीजियम तक, तो हमें याद रखना है कि सोडियम और पोटेशियम अकेले 2 मेंबर्स हैं जो ज़्यादा पाए जाते हैं। बाकी ये मेंबर्स लिथियम हो गया, रुबीडियम हो गया, सीजियम हो गया, ये ज़्यादा क्वांटिटी में नेचर में नहीं मिलते, बहुत थोड़े से मिलते हैं। तो अबंडेंट एलिमेंट्स में से 2 ही एलिमेंट्स का नाम आएगा, पहला आएगा सोडियम का और दूसरा आएगा पोटेशियम का। इस पे हमारा सवाल बन सकता है इन दोनों में कौन सा था, तो इन दोनों में सोडियम का अबंडेंस ज़्यादा है और पोटेशियम का रिलेटिवली कम है।
अगर आप नेचर में अबंडेंस वाइज देखें तो इसका 7वां नंबर आता है और इसका 8वां नंबर आता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते पढ़ते आपको सब पता पड़ता है। जैसे फर्स्ट नंबर पे ऑक्सीजन आता है, सेकंड नंबर पे सिलिकॉन आता है, थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम आता है, फोर्थ नंबर पे आयरन आता है। उसी तरह सोडियम और पोटेशियम की पोजीशन बोले तो रिस्पेक्टिवली इट इज 7 और 8। इससे हमें ये पता पड़ता है कि इस फैमिली में सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं जो अबंडेंट हैं, सोडियम और पोटेशियम, उन दोनों में भी ज़्यादा सोडियम। ऑकरेंस के बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये पढ़ा जाता है कि इनकी जो वैलेंस शेल है उसमें अरेंजमेंट कैसा है। तो जैसे कि बात कर चुके हैं, दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन एस के पास जाएगा। जहाँ अल्कलाइन केस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन केस में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आगे लिखा होता है ये जो n नंबर होता है वो होल नंबर होता है और इसकी वैल्यू 2 से लेकर 7 तक कुछ भी हो सकती है। अगर हम सेकंड की बात कर रहे हैं मतलब हम लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, 3 की बात कर रहे हैं मतलब हम सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। और ये बताता है किसी की भी आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे कि हम पहला मेंबर लेते हैं, तो जैसे कि हमने बात की थी कि ये जो मेंबर्स है हमने देखा कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 3 था। इसका मतलब ये कि इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है और जैसा मैंने कहा कि जो न्यूट्रल एलिमेंट होते हैं उनमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन के नंबर हैं वो भी कितने हैं, 3। अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन को भरना शुरू करें तो हम जानते हैं कि जो फर्स्ट शेल होती है उसमें सिर्फ एस होता है। तो फर्स्ट शेल के एस में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2। फिर हमारा 1 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है, तो सेकेंड शेल में गए, उसमें भरे एस में इलेक्ट्रॉन 1। और आप लोग जानते होंगे कि इस इलेक्ट्रॉन्स को अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फिल किया जाता है। मतलब जिसकी एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा और जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s1। कुछ चीज़ें जो हमने पहले बोली थी उसको हम दोहरा लेते हैं। हमने कहा था दे ऑल कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। रीजन इसके पीछे ये दिया था क्योंकि इनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सबशेल को मिलता था। तो आप देख सकते हैं आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सबशेल को बोला था। हमने कहा इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल का जो होता है वो S1 होता है। मतलब आउटर मोस्ट शेल में S में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे और N का नंबर पीरियड नंबर के बराबर होता है जो जस्ट उस एलिमेंट के आगे लिखा होता है। तो आप देख रहे हैं लिथियम के आगे 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लास्ट शेल का नंबर भी कितना आया, 2। मतलब ये जो N होता है वो वैलेंस शेल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वैलेंस शेल मतलब वो लास्ट शेल जिसके पास इलेक्ट्रॉन। इस वैलेंस शेल को जहाँ N से दिखाते हैं इसके जस्ट इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इसमें 2, इन्हें कहा जाता है पेनल्टीमेट शेल। और यहाँ पे जो नंबरिंग देखी जाएगी, रिप्रेजेंटेशन देखा जाएगा, नंबरिंग तो बढ़ रही है फर्स्ट टू सेकंड, पर रिप्रेजेंटेशन एक एक कम होता जाता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप वैलेंस शेल को n से रिप्रेजेंट कर रहे हो जिसका नंबर फिलहाल 2 के बराबर है, तो अगर आप अंदर की ओर जा रहे हो तो आप कम हुए हो नंबर्स में। कितने से कम हुए हो, 1 से। तो अब इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा n-1 से। ओवरऑल ये कहा जाए तो इसकी वैलेंस शेल नंबर 2 है जो कि पीरियड नंबर के बराबर होती है और इसकी पेनल्टीमेट शेल नंबर 1 है। और जहाँ वैलेंस शेल को n से रिप्रेजेंट किया जाता है, पेनल्टीमेट शेल को n-1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसे देखें उससे पहले हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, वो है सोडियम का। हमने कहा सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है और यदि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और यदि हम फिल करना स्टार्ट करें तो फर्स्ट शेल में सिर्फ S होता है, हमने उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, अब हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन बचे हुए। सेकेंड शेल में गए जिसमें S भी होता है और इसमें P भी होता है, 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसको दे दिया रूल के अकॉर्डिंग क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है। N+L रूल आप पढ़ सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जिसमें आप समझ सकेंगे कि ऐसा कैसे हम डिसाइड करते हैं किसकी एनर्जी कम है ज़्यादा। यहाँ आ गए 6 इलेक्ट्रॉन। अगर आप काउंट करें तो 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन आप ऑलरेडी फिल कर चुके हो, जबकि इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 11। अब सेकंड शेल में सिर्फ S होता है और P होता है। ये सारी डिटेल स्ट्रक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस करते हैं। आप वहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह हम लोग कह रहे हैं कि फर्स्ट में सिर्फ S है, सेकंड में S और P दोनों हैं, वो यहाँ का पार्ट नहीं होता। फिर आप आए थर्ड शेल में। थर्ड शेल में जो S है उसमें भरने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रह गए।
फिर नोटिस कीजिए आउटर मोस्ट शेल के एस में एक इलेक्ट्रॉन है, एस ब्लॉक एलिमेंट तो आखिरी इलेक्ट्रॉन एस को मिल रहा है, और क्योंकि अल्कली फैमिली का मेंबर है जिनके सभी में एस में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए इसके भी एस में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए ये आउटर मोस्ट शेल हो गई, क्या कहेंगे हम इसे, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, जिसका नंबर किसके बराबर होता है, पीरियड नंबर के बराबर, जो जस्ट उसके आगे लिखा होता है। तो इस तरह ये 3 हो गया। फिर इसके अंदर वाली शेल जो होती है उसे कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल, जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n-1 से। तो अभी मैंने आपको कोरिलेट करके बताया, रिलेशन बताया वैलेंस शेल का, कि लिथियम की वैलेंस शेल में और सोडियम की वैलेंस शेल में कॉमन ये है कि वैलेंस शेल में सिर्फ s के पास इलेक्ट्रॉन है और कितना है, 1। वैसे ही मैं कुछ कोरिलेशन बनाना चाहती हूँ इनकी पेनल्टीमेट शेल को लेकर, जो आगे इसकी प्रॉपर्टीज पे नोटिस करेगा, एक्सप्लेन करेगा। इसकी पेनल्टीमेट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन में जो कि नोबल गैस कहलाती है, जो इनर्ट गैस कहलाती है, जो स्टेबल मानी जाती है केमिस्ट्री में, और हम ये बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कि द एवरी एलिमेंट ट्राई टू गेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। पीरियोडिक टेबल में या तो उसी के रो में लास्ट गैस, या उसके नेक्स्ट रो की गैस, या उसके पहले वाले की गैस, डिपेंड, उसे इलेक्ट्रॉन लूज करके जल्दी मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल के बराबर, या गेन करके मिल रहे हैं। पर ये बात पक्की होती है कि हर एक एलिमेंट चाहता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी न किसी नोबल गैस के बराबर हो जाए, जिससे वो क्या हो जाए, स्टेबल। तो अगर मैं इस रिस्पेक्ट में आपको ये समझाऊं कि लिथियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, और जैसे ये लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन, इट बिकम लिथियम प्लस आयन, और इसने अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो अब इसकी वैलेंस शेल ये नहीं रही, अब इसकी वैलेंस शेल ये हो गई, और ये हो गया 1s2। ऐसा करते ही इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हीलियम के बराबर हो जाएगा, जो कि एक नोबल गैस है। मतलब इसको फायदा कहाँ है, स्टेबिलिटी, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने में, इसलिए इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। क्योंकि इसका जो इनर कोर है जिसका हमने नाम दिया पेनल्टीमेट शेल, उसके पास में एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखा हुआ है, और वो पाने के लिए उसे सबसे पहले अपनी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा। सेम एग्जाम्पल हम सोडियम के साथ देख सकते हैं। अगर सोडियम ने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ऐसा करते ही अब वो हो गया है Na पॉजिटिव आयन, और जैसे ही उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया अब इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, और आपकी जो पेनल्टीमेट शेल थी नॉट बिकम वैलेंस शेल, क्योंकि वैलेंस शेल वो शेल लास्ट है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, थर्ड के पास तो इलेक्ट्रॉन रहा ही नहीं, ये हो गया 2p6। अब आप देखिए आउटर मोस्ट शेल के पास अब 8 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज द रूल ऑफ ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो स्टेबल हो जाए, बस 8 हो गए इसके पास में आउटर मोस्ट शेल में, तो स्टेबल हो गया। और जहां तक सवाल है बराबरी का, तो यही कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस नियॉन का होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के बराबर हो गया। इससे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ना सिर्फ वैलेंस शेल में, nth शेल में इनमें सिमिलैरिटी देखने के लिए मिलती है, पेनल्टीमेट शेल में दैट n-1 में भी सिमिलैरिटी देखने के मिलती है कि हर एक अल्कली मेटल की इनर कोर में पेनल्टीमेट शेल में एक कंप्लीट ऑक्टेट है in terms of 2 that exceptional related to helium, in generally एक complete octet है जो outer most shell के खाली होते ही मिल जाएगा, और वो आयन जो है वो स्टेबल हो जाएगी। इस वजह से होता ये है, एक सवाल पूछा जाता है हमेशा इनको लेकर कि why they are not found in free state in nature, ये नेचर में फ्री स्टेट में क्यों नहीं मिलते, हमेशा किसी से जुड़े क्यों मिलते हैं, क्योंकि जब तक ये जुड़े नहीं हैं, जब तक ये अकेले हैं, तब हमने देखा ये स्टेबल नहीं है। पर जैसे ही किसी को इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो कोई सामने तो दूसरा एलिमेंट होगा जिसको लूज करेंगे, और लूज क्यों करेंगे, क्योंकि वो गेन करेगा, जो लूज करेगा जो गेन करेगा उनमें क्या बन जाएगा, कंपाउंड। तो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते अपने आउटर मोस्ट शेल का, तो जो उनके अंदर शेल खड़ा है, क्योंकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है, इसलिए वो ज़्यादा लूज भी नहीं करना, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो देगा एक्वायर द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए ये नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट कि कोई भी एलिमेंट क्यों इनका फ्री स्टेट में नहीं मिलता। द पॉइंट इज दैट क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही स्टेबल हो जाएंगे और लूज करते ही किसी और एलिमेंट के साथ में जुड़ जाएंगे, देयरफॉर दे डू नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट इन द नेचर। पहला सवाल। दूसरा सवाल भी इससे मिलता जुलता है।
अक्सर सोडियम जो कि 7th रैंक रखता है, जो कि इन फैमिली का मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, ये अक्सर कैरोसिन के अंदर रखा जाता है। तो वाई द सोडियम इज कैप्ट इन कैरोसिन ऑयल, द सेकेंड क्वेश्चन। सोडियम को कैरोसिन में क्यों रखा जाता है? तो वजह हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये डेस्परेट है इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। अगर आप इसे पानी में रखें या फिर आप एयर में रखें, एयर में है ऑक्सीजन, पानी में है वाटर, ये इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, और ये सोडियम नहीं रहेगा, ये सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, इसलिए हमें इसे कैरोसिन में रखना पड़ता है। तो हमने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिनिश किए। पहला, वाई दे डू नॉट फाउंड फ्री इन स्टेट in nature, and the second one, why they are kept in kerosene oil. तो दिस इज रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हम एक बात और करना चाहते हैं कि अगर हमसे पूछा जाए कि वाई फ्रॉम लिथियम टू फ्रांशियम दे आर कैप्ट इन अ सिंगल रो, या एक ही ग्रुप में इनको क्यों रखा गया है, तो हम कहेंगे क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट शेल में कॉन्फ़िगरेशन सेम है, सबकी आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वेदर दे आर शोइंग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, दे यूज ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि सब एक ही इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी भी कैसी होगी, सेम होगी, इसलिए इनको एक साथ एक ग्रुप में रखा गया। जो मेंडलीफ का क्राइटेरिया था कि एक ग्रुप में वही एलिमेंट आने चाहिए जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हो, इसलिए हमने सबको एक साथ एक ग्रुप में रखा है। जहाँ तक केमिकल प्रॉपर्टी का सवाल है, कभी भी केमिकल प्रॉपर्टीज में ये देखा जाता है कि जब एलिमेंट रिएक्शन कर रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो एक से ज़्यादा लूज करेंगे ही नहीं, सेकेंड लूज करने में तो नुकसान है, इसलिए सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। और जहाँ तक सवाल है फिजिकल प्रॉपर्टी का, यू विल ऑब्जर्व अ रेगुलर ग्रेडिएशन। व्हाट यू मीन बाय रेगुलर ग्रेडिएशन? अब कोई भी प्रॉपर्टी स्टडी करो, फिजिकल प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे, या तो वो ऊपर से नीचे बढ़ती हुई दिखाई देगी या वो घटती हुई दिखाई देगी, तो एक रेगुलरिटी मेंटेन होती है विद द सम ऑफ एक्सेप्शंस ऑफ डेंसिटी, पर जनरली वो रेगुलरली मेंटेन होता है। इसलिए इस ग्रेडेशन के कारण रेगुलर, इस सिमिलर कैपिटल प्रॉपर्टी के कारण इनको एक साथ रखा जाता है। तो हियर वी डिस्कस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑकरेंस बात कर ली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात कर ली। अब आते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड फिजिकल स्टेट। अब हम बात करने वाले हैं एस ब्लॉक एलिमेंट की फिजिकल स्टेट को लेकर कि कैसे दिखते हैं और ये कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में ये कहा जाता है कि ये सिल्वरी वाइट है, चांदी जैसे सफ़ेद है, शाइन है इनमें, और ये बहुत सॉफ्ट है। तो इनकी मेन प्रॉपर्टीज है, दे आर सिल्वरी वाइट, सॉफ्ट, एंड लस्चरस सरफेस। मेटल है, मेटल की तो प्रॉपर्टी होती है, इनकी जो सरफेस होती है वो चमकीली होती है, तो ये भी ये रही इनकी प्रॉपर्टी। इसमें एक सवाल बनता है, वो भी हम डिस्कस करें। जो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ इस पर स्पेशली ध्यान दें, चाहे बोर्ड्स हो चाहे कॉम्पिटिटिव में हो। कुछ देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डिटेल में होती है, पर हमको डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेट करने पड़ेगा उस पोर्शन पे जिस पे सवाल ज़्यादा बनते हैं। तो एक सवाल है, वो ये है कि नीचे जाने पे सॉफ्टनेस बढ़ती क्यों चली जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं सॉफ्टनेस क्यों बढ़ती जा रही है, इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे देखते हैं। अब लिथियम से जैसे ही सोडियम में गए, एक शेल बढ़ गई, ओके। उसी तरह अगर सोडियम के पास थर्ड वो लास्ट शेल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम के पास फोर्थ है, ऑनवर्ड बढ़ती जा रही है। फ्रांशियम अगेन कह दिया इट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसको लेकर डिस्कशन नहीं होता। सीजियम की बात करें, जहाँ लिथियम के पास सिर्फ 3 शेल है, आप देखिए सीजियम के पास कितनी शेल है, 7। तो अगर आप कंपेयर करें तो आप आसानी से कर सकते हैं कि अगर मैं बोलूँ लिथियम में जहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन सिर्फ थर्ड शेल पे था, सीजियम यही होता तो ये 7 शेल होती, तो ये थर्ड और 7th पे आप देखिए ना न्यूक्लियस से कितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ गया। अगर लिथियम से ज़्यादा न्यूक्लियस डिस्टेंस बढ़ गया है तो आप ही सोचिए कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और न्यूक्लियस इसे अट्रैक्ट करना चाहता है, तो डिस्टेंस कितना ज़्यादा है। इतने ज़्यादा डिस्टेंस से प्रॉपर अट्रैक्शन नहीं होता, तो बॉन्ड कैसे होते हैं, वीक, और वीक बॉन्ड होते हैं जो क्या प्रोवाइड कर देते हैं, सॉफ्टनेस। जबकि यही अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं, अगर किसी चीज़ में बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो उसे तोड़ना मुश्किल है, तो वी विल से इट इज़ हार्ड। मगर यदि किसी में अट्रैक्शन वीक है तो उसे अलग करना आसान है, देन वी कॉल इट सॉफ्ट। तो नीचे जाने पे बॉन्ड और वीक होता जाता है, देयरफॉर दे आर सॉफ्ट इन नेचर, तो नीचे जाने पे सॉफ्टनेस और बढ़ती जाती है।
ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कई बार सवालों की हिंट होते हैं जिसमें आप लोग इन कैरेक्टरिस्टिक्स से पहचानने की कोशिश करते हैं कि किस एलिमेंट को लेकर बात की जा रही है। उसी तरह यहाँ पर मैं कहूँगी कि अगर आपसे बोला जाता है सिल्वरी वाइट एंड द सॉफ्ट, आप देखेंगे बेरिलियम फैमिली में कैरेक्टर दिखाती है बहुत कुछ एक्सेप्शन के साथ, मगर ये रिलेटिवली ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, वो थोड़े से हार्ड हो चुके होते हैं। रीज़न हम डिस्कस करेंगे। तो अगर दे आर रिलेटिवली सॉफ्ट, सिल्वरी वाइट, ऐसा कुछ हिंट दी जा रही है तो इसका मतलब वो आपको हिंट करना चाहते हैं कि वो अल्कली मेटल्स के रिगार्डिंग ही बात कर रहे हैं। तो चलिए हम इनकी सॉफ्टनेस डिस्कस कर रहे थे, मगर इनमें एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आप देखेंगे कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। मेटल्स है एक और चीज़, ये प्रेजेंट है लेफ्ट में और आप पढ़ते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में राइट में जाने पे साइज क्या होती है, छोटी। इसका क्या मतलब, ये जो लेफ्ट में प्रेजेंट एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ी साइज के एलिमेंट्स हैं, बाकी सारे जो इनके आगे ऑनवर्ड्स पीरियड में सब इनसे छोटे हैं। साइज बड़ी है तो वो एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है, उसकी पकड़ से वो दूर है और उस अट्रैक्शन से दूर होने के कारण वो अट्रैक्शन बहुत वीक है जिससे उनके लिए निकलना आसान है। दूसरी वजह भी पढ़ ली, अगर निकल जाएंगे तो जो नया कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो क्या है, स्टेबल। ओवरऑल ये मान के चलिए कि ये बहुत आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। और अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तो अगर ये नेचर में मिल रहे हैं तो बताइए नेचर में है हाई परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का हाई परसेंटेज, जो कि ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो जैसे ये एटमॉस्फेयर में आते हैं तो हम ये पढ़ते हैं इन द एटमॉस्फेयर दे लॉस देयर लस्टर, ये अपनी लस्टर लॉस कर देते हैं क्योंकि नेचर में क्या है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके दे बनाते हैं ऑक्साइड। इनके लिए एक और चीज बात की जाती है कि द सोडियम मेटल, आपने सुना होगा स्टेटमेंट, सोडियम मेटल कैन कट विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ, शार्प एज नाइफ। सोडियम इतना सॉफ्ट है कि इतना भी नहीं कि जैसे पनीर आराम से कट जाता है, फिर भी रिलेटिवली वो इतना सॉफ्ट है कि आप उसे चाकू की मदद से काट सकते हैं। वजह तुमने बात कर ली, बॉन्ड वीक है इसलिए आपको इसलिए उसको काटना आसान है। मगर इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूँ तो ये पहले तो कैसे थे, वाइट, सरफेस कैसी हो गई, डार्क। क्यों हो गई, क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर ली। वैसे ही अगर आप इसका कोई पीस काटेंगे तो वो बल्क में था पहले पीस, वो तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं था, तो वो भी कैसा था, सिल्वरी वाइट। मगर जैसे ही वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है वो भी अपना लस्टर लॉस कर देता है और ये जो है वो डार्क कलर के हो जाते हैं। तो जो अगर आप बात करें तो दे कैन कट विद द हेल्प ऑफ शार्प एज नाइफ, और मैंने जैसे आप लोगों से कहा कि जब ये कांटेक्ट में आएगा सरफेस एयर के तो वो भी अपना ऑक्सीजन लॉस करने का, ऑक्साइड बनाने का, ऑक्साइड बनाने का वो अपनी चमक जो है वो लूज कर देगा। जैसे सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इज अबाउट फिजिकल स्टेट। थर्ड प्रॉपर्टी में यही डिस्कस करना चाहती हूँ रिगार्डिंग द एटॉमिक साइज। तो आप देख रहे हैं नीचे जाने पे जो शेल है उनके नंबर्स जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। शेल के नंबर बढ़ने से साइज जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो अगर मैं साइज की बात करूँ तो डाउन द ग्रुप द साइजेस इंक्रीजेस। अगर मैं इनकी प्रॉपर्टी बात करूँ एटॉमिक साइज, तो ग्रुप में डाउन जाएंगे तो साइज भी बढ़ेगी। तो ये एरो ग्रुप बता रहा है नीचे जा रहे हैं और ये बता रहा है नीचे जाने पे साइज ही बढ़ती जाएगी। इस पे आपको एक सवाल बन सकता है, वो ये बन सकता है कि मान लीजिए शेल का एडिशन, एक्स्ट्रा शेल जुड़ती जा रही तो साइज बढ़ती जा रही है, मगर न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो भी बढ़ते जाए तो उनका अट्रैक्शन भी बढ़ेगा जो साइज कम करने की कोशिश करेगा। इस तरह देखें कि हम ये कह रहे हैं कि शेल बढ़ती जा रही है जिससे इस एटम की साइज बढ़ती जा रही है। तो सवाल ये भी हो सकता है कि अगर आप लिथियम में जाए तो सिर्फ 3 प्रोटॉन है, सोडियम के पास तो 11 प्रोटॉन है, पोटेशियम में जाए तो 19 प्रोटॉन है। तो अगर न्यूक्लियस के प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो इनके प्रोटॉन की वजह से इस पे शेल पे लगने वाला अट्रैक्शन भी तो बढ़ना चाहिए। मतलब दो अपोजिट फैक्टर काम कर रहे हैं यहाँ पर। नीचे जाने पे शेल ऐड हो रही है जो साइज बढ़ा रही है और न्यूक्लियस का बढ़ने वाला प्रोटॉन साइज कम करने की कोशिश कर रहा है। और जब दो अपोजिट फैक्टर एक दूसरे काम कर रहे हो तो हम देखते हैं रिलेटिवली स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, और हम ये पाते हैं यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो एडिशन ऑफ शेल ज़्यादा इफेक्टिव होता है न्यूक्लियस में बढ़ने वाले प्रोटॉन के कंपेयर में। इसलिए अल्टीमेटली नीचे जाने पर साइज जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो याद रखिएगा नीचे जाने पर
साइज बढ़ती है, दो अपोजिट फैक्टर काम कर रहे हैं, एक तो शेल के नंबर बढ़ रहे हैं जो साइज बढ़ा रहा है, न्यूक्लियस से बढ़ने वाला प्रोटॉन आउटरम और शेल को अंदर की ओर खींच रहा है जो साइज कम कर रहा है, पर इफेक्ट ज़्यादा शेल के एडिशन का है, इसलिए साइज जो है वो बढ़ती चली जा रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ना चाहते हैं वो है डेंसिटी। अगर हम डेंसिटी के रिगार्डिंग बात करें तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ भी आप दो अपोजिट फैक्टर काम करते देखेंगे। पहले अगर ओवरऑल बोलूँ तो ये बहुत हल्के हैं, ये सब के सब पानी में डालो तो तैरते हैं। अब पानी में तैरते हैं इसलिए क्योंकि डेंसिटी कम है। आप कंपेयर कीजिए ना, आप स्पंज डालेंगे तो तैरेगा क्योंकि इसके पार्टिकल्स दूर दूर है, डेंसिटी कम है। पर यदि आप ये आयरन का ब्लॉक डालेंगे उसी साइज का तो वो डूब जाएगा क्योंकि इसके पार्टिकल पास में होने का उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो इनका पानी में तैरना बताता है इनकी डेंसिटी कम है। डेंसिटी क्यों कम है? ऑब्वियस सी बात है, कंपेयर करिए बाकियों से। बाकी मतलब कौन? जो राइट में एलिमेंट है। लेफ्ट टू राइट जाने पर अभी डिस्कस किया साइज क्या होती जाएगी? छोटी। और अगर साइज छोटी हो रही है तो बताइए वॉल्यूम क्या होता जा रहा है? कम। इनका नहीं, जो राइट में एलिमेंट है उनका वॉल्यूम कम होता जा रहा है। और लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब मास क्या होता जा रहा है उनका ज़्यादा। तो वॉल्यूम का कम होना और मास का बढ़ना दोनों ही डेंसिटी को सपोर्ट कर रहा है। याद रखिएगा, मैं फिलहाल अल्कली मेटल्स की बात नहीं कर रही, मैं अल्कली के नेक्स्ट जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनसे कंपेयर कर रही हूँ कि बाकियों से आगे की पीरियोडिक टेबल से इनका डेंसिटी बहुत कम है। तो हम ये बात करें बाकियों की डेंसिटी इतनी ज़्यादा क्यों? क्योंकि दोनों ही फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं जो डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ने से मास बढ़ रहा है, मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी, मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ रही है। राइट में जाने पे साइज छोटी हो रही तो वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी, तो वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। मगर यदि हम इनकी बात करें तो इनकी केस में इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये राइट में वॉल्यूम ज़्यादा है। अगर मैं अभी एरो इसके लिए दिखाऊं, एस ब्लॉक के लिए रेड एरो है, तो इनका वॉल्यूम ज़्यादा है और वॉल्यूम डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो वॉल्यूम ज़्यादा तो डेंसिटी कम, इसलिए सब तैरते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं। अब हम बात करते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट की डेंसिटी के बारे में। तो हम ये कहते हैं कि डाउन द ग्रुप जो है वो डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। देखिए, आप लोगों को एक चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी कि कुछ एलिमेंट्स को देखकर आप कई बार कुछ प्रॉपर्टीज बता पाते हैं, पर कई अगर दो अपोजिट फैक्टर काम कर रहे होते तो देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि रिलेटिवली किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। उस केस में केस पे डिपेंड करेगा कि आपको उसे याद रखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे कहा अल्कली मेटल्स की बात करें तो आप लिथियम से लेकर नीचे सीजियम तक जा रहे हैं। नीचे जाने पर साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ रही है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। नीचे जाने पर मास भी बढ़ रहा है। जो बढ़ा हुआ मास है वो डेंसिटी बढ़ा रहा है, पर बढ़ा हुआ वॉल्यूम डेंसिटी कम कर रहा है क्योंकि एक फैक्टर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के और एक फैक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मगर हमको ये याद रखना है कि डाउन द ग्रुप यहाँ पर मास का इफेक्ट ज़्यादा होता है। जहाँ साइज में एडिशन ऑफ शेल का इफेक्ट ज़्यादा होता है वहीं डेंसिटी में मास का इफेक्ट ज़्यादा होता है, इसलिए डाउन द ग्रुप डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। तो अगर मैं डेंसिटी का ऑर्डर लिखूँ तो मैं ऐसे लिखूँगी, लिथियम। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं सोडियम लिखूं, मगर मैं यहाँ पोटेशियम लिखूंगी, मतलब यहाँ भी एक एनॉमली काम कर रही है। फिर आएगा सोडियम, फिर आएगा रुबीडियम, मतलब कोई ऑर्डर में गड़बड़ नहीं है, और उसके बाद आएगा सीजियम। मतलब यहाँ पे एक एनॉमली काम कर रही है जो कि इम्पॉर्टेंट है, हमें पता होनी चाहिए। तो आंसर गलत हो सकता है ये पता होने के बावजूद भी कि डाउन द ग्रुप डेंसिटी बढ़ती है। तो यही मैंने आपसे कहा कई बार दो अपोजिट फैक्टर या काम करते हैं और आप लोगों को ये याद करना पड़ेगा किस केस में कौन सा इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। जैसे कि एक मैंने आप लोगों को बताया कि अगर डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज़ को लेकर बात करते हैं तो नीचे जाने पर साइज़ जो मैटर है वो शेल का इफेक्ट ज़्यादा होता है, न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट कम होता है। वैसे अगर आप डेंसिटी की बात करें तो मास का इफेक्ट ज़्यादा होता है जो डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी बढ़ाता है। मगर एक एनॉमली काम करेगी कि सोडियम की जो डेंसिटी है वो पोटेशियम से ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर पोटेशियम में वॉल्यूम का इफेक्ट बढ़ गया होगा जिसने उसकी ओवरऑल डेंसिटी को कम कर दिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी डिस्कस की उसमें एक और चीज़ मैं यहीं ऐड करना चाहती हूँ, वो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को लेकर मैं इस पीरियोडिक टेबल के SOP ब्लॉक को दो पार्ट में डिवाइड करना चाहती हूँ। इस दो पार्ट में पहले में आता है लिथियम फैमिली, उसके बाद आती है बेरिलियम फैमिली,
फिर आती है बोरॉन फैमिली और फिर आती है कार्बन फैमिली। मतलब ये 4 ग्रुप एक साथ रखिए आप लोग ध्यान रखने के लिए। उसके बाद बचे 4 ग्रुप, मतलब हो गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन और नोबल गैसेस। मैंने इन्हें 4-4 के ग्रुप में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि जो स्टार्टिंग के मैंने आपको 4 ग्रुप मिले वो कुछ सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं। वो ये कि डाउन द ग्रुप जाने पर सबका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, जबकि जो नेक्स्ट 4 ग्रुप बोले उनमें नीचे जाने पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। हर जगह जैसे हमने डेंसिटी में देखा थोड़ी सी एनॉमली, वैसे वहाँ पे भी एनॉमली हो सकती है, पर मैं एक जनरल ऑब्जर्वेशन बात कर रही हूँ। डिटेल में तो जो इंडिविजुअली डिस्कस होगा ग्रुप तब हम बात करेंगे। वजह क्या है? वजह यहाँ पर ये बोली जाती है कि दीज आर मेटल, इनमें काम करता है मेटेलिक बॉन्ड। बॉन्ड मतलब क्या होता है? एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से जुड़ना, दैट इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। नीचे जाने पे आप सोचिए कि केमिकल बॉन्डिंग में कहा जाता है कि ओवरलैपिंग होना, ऑर्बिटल्स का पास आना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्डिंग, कि दोनों के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वो जुड़ना चाहते हैं, देयरफॉर दे कम्स टुगेदर। एक छोटी साइज का एलिमेंट ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ पाएगा, परंतु साइज अगर बड़ी होगी तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, ऑब्वियसली डिस्टेंस बढ़ेगा। तो बताइए अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो बॉन्डिंग के लिए तो अपोजिट चार्ज चाहिए। कुछ इस तरह मैं आपसे बात करूं कि जब 2 एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं, मेटल्स की बात करें, मेटेलिक बॉन्ड जो साइड बाई साइड रख के दिखाया जाता है, तो इसके न्यूक्लियस में है पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इसके न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। और आप कंपेयर कीजिए, अगर मैं ये साइज बढ़ा देती हूँ, साइज बढ़ने से होता ये है कि जो न्यूक्लियस है वो दूर हो जाता है। देखिए दूरी बढ़ गई, और दूरी बढ़ने से फर्क ये पड़ेगा कि जितनी आसानी से वो पहले अट्रैक्ट कर पा रहा था इलेक्ट्रॉन को, अब नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा। तो ऑब्वियसली आप कंपेयर कीजिए, एक छोटी साइज के मेटल में बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे साइज बढ़ने के साथ ये बॉन्ड क्या होता जाएगा? वीक। और एक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर जिसमें फिजिकल स्टेट चेंज होती है। मेल्टिंग पॉइंट जिसमें चीज़ सॉलिड से लिक्विड बनती है, और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट जिसमें लिक्विड से गैस बनती है। और अगर बॉन्ड वीक है, इसका मतलब ये है कि उससे तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, और ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए तो मतलब टेम्परेचर नहीं चाहिए। तो ओवरऑल आप ये बात समझे होंगे कि डाउन द ग्रुप जाने पर जब मेटल के साइजेस बढ़ते हैं तो अपोजिट न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन जो वीक होता जाता है, और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर नहीं लगता है, इसलिए डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है। तो अगर मैंने नोटेशन दिया था ग्रुप का, तो मैं कहूँगी डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। तो अगर आप समझें कि मैंने एरो का डायरेक्शन किस बेसिस बनाया है, तो डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस मतलब नीचे से ऊपर जाने पे बढ़ेगा, इसलिए एरो अपवर्ड साइड है कि नीचे जाने पे कम होगा और ऊपर जाने पे बढ़ता जाएगा। इसी में एक वर्ड और यूज़ कर देते हैं जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ, लेटाइस एनर्जी। एक्चुअली जब 2 चीज़ें जुड़ती हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे लेटाइस एनर्जी कहते हैं। मतलब ये दोनों जब आपस में जुड़े तो डेफिनेटली एक एनर्जी रिलीज हुई होगी, दैट इज कॉल्ड लेटाइस एनर्जी। इसे यू से सिंबल देते हैं, और क्योंकि रिलीज हो रही है मैं इसमें माइनस साइन लगा रही हूँ। और जब भी कोई एनर्जी रिलीज होती है, यदि कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है, तो हमेशा अच्छी एनर्जी मानी जाती है। इसलिए मानी जाती है क्योंकि वो रिलीज एनर्जी जो होती है वो अंदर की एनर्जी कम करके उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देती है। इसका क्राइटेरिया ये होता है कि बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग, एनर्जी उतनी ज़्यादा रिलीज होगी। तो हम अगर कह चुके हैं कि छोटे वाले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, इसका मतलब डेफिनेटली इनकी लेटाइस एनर्जी ज़्यादा होगी। और यदि हम कह चुके हैं कि इनका बॉन्ड वीक होगा, मतलब इनमें रिलीज होने वाली लेटाइस एनर्जी कम होगी। लेटाइस एनर्जी कम रिलीज हुई, एनर्जी बाहर कम निकली है, मतलब अंदर ज़्यादा है। अंदर ज़्यादा है, हमने कहा फिजिकल स्टेट चेंज करने के लिए हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं जो अंदर की एनर्जी बढ़ाता है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि अगर इनके पास ऑलरेडी अंदर इतनी एनर्जी है तो अब इनको आपको ज़्यादा एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, इसलिए आसानी से ये पिघल भी जाएंगे और आसानी से ये बॉयल भी हो जाएंगे। इस तरह डाउन द ग्रुप इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है।